हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो यहाँ पे मैं भूगोल की सीरीज चला रहा हूँ और आज मैं यहाँ बताऊँगा ब्रह्मांड यानी कि यूनिवर्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित जो भी क्वेश्चन है और जो भी क्वेश्चन अभी तक पूछे जा चुके हैं एग्जाम में, सबको मैं यहाँ पे बताऊँगा और उसके बारे में यहाँ पे दिखाता चलूँगा। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। और यहाँ पे मैं इमेजेस भी दिखाऊंगा, जो भी हाइपोथेटिकल इमेज है उनको दिखाऊंगा और साथ में क्वेश्चन भी बताऊंगा आपको। यहाँ पे बिग बैंग थ्योरी भी देखेंगे हम लोग, ठीक है, और साथ ही साथ ब्लैक होल किसे कहते हैं उसको भी यहाँ पे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देरी करते शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। ठीक है, तो ये है फिटकू जी का सवाल है। मैं उनके कन्फ्यूजन को दूर करूंगा यहाँ पे। फिटकू जी का सवाल है कि मुझे ब्रह्मांड से संबंधित कुछ प्रश्न जानने हैं। तो चलिए मैं इनको ब्रह्मांड से संबंधित कुछ प्रश्न बताऊंगा। फिटकू तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें ब्रह्मांड से संबंधित प्रश्न बताने जा रहा हूँ। ठीक है, उससे पहले देखो फिटकू, मैं आप तुमसे ये बात कहना चाहूँगा कि अगर किसी भी चीज़ का रिसर्च किया जाता है, कोई भी चीज़ हो, चाहे वो ब्रह्मांड क्यों ना हो, तो उससे संबंधित बहुत सारे वैज्ञानिक आते हैं, बहुत से लोग आते हैं, अपने तर्क देते हैं, उसके विपक्ष में तर्क पढ़ते हैं। तो इससे संबंधित अगर ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित देखा जाए तो यहाँ पे भी वैसा ही है। यहाँ पे कुछ वैज्ञानिक संकल्पनाएं दी गई हैं जिसमें से तर्क बटे हुए हैं। तो एक अद्वैतवादी संकल्पना के तौर पे आता है, एक द्वैतवादी संकल्पना के तौर पे आता है। देखिए यहाँ पे ये बोर मत होइएगा, ये बस एक लाइन में ये ऐसा है। ठीक है, तो अद्वैतवादी और द्वैतवादी संकल्पना के तौर पे आता है। अद्वैतवादी में कांट की वायव्य राशि की परिकल्पना वाली थ्योरी आती है और लाप्लास की जो निहारिका परिकल्पना वाली थ्योरी है वो आती है। द्वैतवादी संकल्पना में ये मतलब अलग अलग मत ये लोग दिए हैं, तो वो बता रहा हूँ। चैम्बरलैन और माल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना आती है और जेम्स जीन्स एंड सर हेराल्ड जेफरी की ज्वारी परिकल्पना आती है और एच.एन. रसेल का द्वितारक सिद्धांत आता है, यानी कि दो तारा वाला सिद्धांत आता है। फिटकू चलो आगे चलते हैं। फिटकू को मैं और कुछ यहाँ पे बताऊंगा। देखो फिटकू, यहाँ पे अब ये सब थ्योरी आ गई ना, तो ये सब थ्योरी जो आज के मॉडर्न साइंस है उसके हिसाब से फिट नहीं बैठ रही थी कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति ऐसी हुई है, तो ये थ्योरी फिट नहीं बैठ रही थी। तो 1927 में आए जॉर्ज लेमेंतेयर आए और उन्होंने बिग बैंग थ्योरी दी। बिग बैंग थ्योरी यानी कि महाविस्फोट सिद्धांत दिया और इसमें इन्होंने बताया कि आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व, मतलब आज से लगभग 13.7 वर्ष पहले की बात है, जब पूरा ब्रह्मांड एक केंद्र बिंदु में क्या हुआ था, सिमटा हुआ था। एक केंद्र बिंदु में सिमटा हुआ था और उसमें कुछ गतिविधि होने के कारण अचानक उसमें विस्फोट होता है। ठीक है, उस केंद्र बिंदु में अचानक विस्फोट होता है और ब्रह्मांड का निर्माण शुरू हो जाता है और तब से ब्रह्मांड अब तक गतिशील है ऐसा माना जाता है। तब से ब्रह्मांड अब तक गतिशील है ऐसा माना जाता है। और जब ये विस्फोट हुआ तो तमाम बहुत सारी गैलेक्सीज बनी। ऐसा कहा जाता है कि लगभग 100 से 200 अरब क्या हुई गैलेक्सियों का निर्माण यहाँ पे हुआ। और ये भी बताया गया कि प्रत्येक गैलेक्सी में लगभग 100 से लेकर 400 अरब तारे पाए जाते हैं, ऐसा अनुमान लगाया गया है। ठीक है, तो अगेन मैं बताऊंगा। यहाँ पे देखिए, एक केंद्र बिंदु था, इसमें महाविस्फोट हुआ, उसके बाद बहुत सारी गैलेक्सियां बनी और बहुत सारी गैलेक्सियों में अनुमान लगाया गया कि 100 से लेकर 200 अरब तक गैलेक्सी बनी और प्रत्येक गैलेक्सी में 100 से लेकर 400 अरब क्या है, तारे। तारे यानी कि जो सूर्य है वो भी एक तारा है। इसी तरह के तारे, बहुत ही बड़े बड़े तारे 100 से लेकर 400 पाए जाते हैं। अब तमाम गैलेक्सियों में से एक अपनी गैलेक्सी है जिसे हम क्या कहते हैं, मिल्की वे, जिसमें हमारा सौरमंडल है, सूर्य है, उसे हम कहते हैं मिल्की वे, दुग्ध मेखला, मतलब ये तमाम उसके नाम है। ओके, और ये है सर्पिला आकार की। ठीक है, ये है सर्पिला आकार की। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी तस्वीर। तो ये एक क्रम आपको यहाँ पे थोड़ा समझ में आया होगा, फिटकू को तो समझ में आया होगा। अब मैं बताऊंगा गैलेक्सी कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो गैलेक्सी यहाँ पे देखेंगे। देखिए, एक होता है एलिप्टिकल यानी कि अंडाकार टाइप की एक गैलेक्सी होती है। एक होती है स्पाइरल गैलेक्सी, जो हमारी गैलेक्सी यानी कि जो आकाशगंगा आप कहते हैं कि दुग्ध मेखला है, मिल्की वे है, वो स्पाइरल है। ठीक है, तो वो हमारी गैलेक्सी है जिसमें सौरमंडल है। और एक होता है इरेगुलर यानी कि अनियमित गैलेक्सी है, मतलब इसमें कोई आकार आपको देखने को नहीं मिलेगा। और वैसे ही M101 करके है। ठीक है, G004 है। तो ऐसे तमाम गैलेक्सी, बहुत सारी गैलेक्सी हैं, लेकिन जो अभी पता चल पाई हैं, जो टेलीस्कोप से दिख पाई हैं अब पृथ्वी से, वो ये गैलेक्सी हैं। ठीक है, इस आकार की। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हमारी जो गैलेक्सी है, जो स्पाइरल गैलेक्सी, इसके सबसे करीब कौन सी गैलेक्सी है, तो उसका नाम है एंड्रामेडा। उसका क्या नाम है, एंड्रामेडा। ऐसी गैलेक्सी है जो हमारे जो मिल्की वे है, आकाशगंगा यानी कि दुग्ध मेखला है, उसके सबसे करीब गैलेक्सी है। तो इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब ये आप कहेंगे कि ये कैसे पता चला कि ये हमारे करीब है, तो 2005 में
जो स्पिटिजर नामक स्पेस टेलीस्कोप है ना, स्पिटिजर नामक, उसने ये बताया कि हमारे सबसे करीब जो गैलेक्सी है, मतलब हमारे गैलेक्सी के सबसे करीब, वो है एंड्रोमेडा। उसका नाम है एंड्रोमेडा। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे चलें तो फिर से मैं ये जो अपना स्पाइरल गैलेक्सी है, सर्पिलाकार गैलेक्सी, उसकी तस्वीर यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। और देखो फिटकू, यहाँ पे तुमको एक प्रश्न पूछा जाता है कि प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं। प्रकाश वर्ष पूछे क्या है तो आप बताएंगे कि एक दूरी की इकाई है, मतलब एक डिस्टेंस मापने की इकाई है। ये छोटी मोटी डिस्टेंस मापने की नहीं कि 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर जाएगा, नहीं। ये तारा, जो ये गैलेक्सी में तारे, जैसे कि सर्पिलाकार गैलेक्सी, और मैंने आपको बताया कि प्रत्येक गैलेक्सी में, यहाँ पे देखिए, प्रत्येक गैलेक्सी में 100 से 400 अरब तारे पाए जाते हैं। तो ऐसे सर्पिलाकार जो गैलेक्सी जिसमें हमारा सौरमंडल है, इसमें भी तो बहुत सारे तारे पाए जाएंगे, है कि नहीं? हाँ, पाए जाएंगे। तो दो तारों के बीच की दूरी अगर ज्ञात करना है ना, तो उस दूरी को हम प्रकाश वर्ष के माध्यम से क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। ठीक है, अगर पूछे प्रकाश वर्ष क्या है, तो एक दूरी मापने की इकाई है, और ये दो तारों के मध्य दूरी मापने में ज़्यादा इसका उपयोग किया जाता है। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब ये देखिए, ये पूरा गैलेक्सी है सर्पिलाकार। ठीक है, अब यहाँ पे है, अब सूर्य, यहाँ पे सूर्य है, और यहीं पे है इसका सौरमंडल, और यहीं पे पृथ्वी भी पाई जाएगी। ठीक है, तो ये ऐसे तमाम सूर्य सूर्य जैसे तमाम ग्रह, यहाँ पे तारे इसमें दिखाई देंगे। ओके, और बहुत ही विशाल तारे दिखाई देंगे, और ये है इसका सेंटर, गैलेक्सी का ये सेंटर कहा जाता है। और अगर सूर्य को इसका चक्कर लगाना है, ठीक है, अगर इसको इसका चक्कर लगाना है, तो अगर ऐसे घूमते हुए यहाँ से जाता है सूर्य, और यहाँ से चक्कर लगाते हुए फिर से अपने स्थान पे आता है, तो एक चक्कर लगाने में इसको लगभग 25 करोड़ वर्ष लग जाते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे कि अपने गैलेक्सी का एक चक्कर पूरा करने में सूर्य को कितना समय लगता है, तो 25 करोड़ वर्ष समय लगता है। ठीक है, चलिए अब आगे चलें, सूर्य तक हम लोग आ गए। ओके, तारे तक आ गए हम लोग। तो अब हम देखते हैं तारा, तारा जो उसकी जो लाइफ साइकिल होती है वो कैसे होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये धूल धक्कड़ वाला एरिया जो कण होता है, यानी कि तारों के निर्माण में जो गैलेक्सी उपस्थित होती है, उसमें तमाम धूल धक्कड़ पाए जाते हैं, और उसमें हाइड्रोजन और हीलियम के ज़्यादा मैटर आपको देखने को मिलेगा। और जब हाइड्रोजन और हीलियम वहाँ पे उपस्थित होते हैं ना, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल लगने लगता है। और जब गुरुत्वाकर्षण बल लगने लगता है ना, तो ये क्या करते हैं, आपस में सिमट जाते हैं, आपस में सिमट जाते हैं गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ठीक है, उसके बाद इनमें ग्रोथ होती है। ग्रोथ होने के बाद ये मेन विकास के फॉर्म में आते हैं। मतलब इसमें जैसे कि कोई बच्चा जब पैदा होता है, ठीक है, कोई बच्चा पैदा होता है तो धीरे धीरे वो जवान होने लगता है। ठीक है, तो यहाँ भी वही स्थिति है। यहाँ पे बच्चा पैदा हुआ है, यानी कह सकते हैं एक तारा यहाँ पे जन्म ले रहा है, वो धीरे धीरे ग्रोथ कर रहा है, जवान हो रहा है, और उसके बाद उसकी एक तरुण अवस्था, यानी कि एक नौजवान वाली अवस्था आती है। ठीक है, तो इसमें दो तरह का होता है। एक होता है जैसे कि बहुत ही कमज़ोर टाइप का तारा है, और एक होता है जो विशालकाय तारा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कमज़ोर टाइप का तारा है, इसकी ग्रोथनेस यहाँ पे दिखाई देंगे, दिखाऊंगा मैं, और जो विशाल वाला तारा है वो इसकी ग्रोथ यहाँ पे दिखाई देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे आप। अब देखिए, अब ये धीरे धीरे ये लोग जवान हो गए, ये तारा धीरे धीरे बढ़ने लगा। इसकी उम्र, मतलब जवानी वाली जब खत्म होती है, तो ये क्या करता है, बुढ़ौती की तरफ जाने लगता है, यानी कि वृद्धा अवस्था की तरफ जाने लगता है। सेम प्रोसेस यहाँ भी है। ठीक है, जब ये वृद्धा अवस्था की तरफ जाने लगता है, तो ये और ज़्यादा लाल होता जाता है। ठीक है, ये और ज़्यादा लाल होता जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, रेड जाइंट कहते हैं। और ये जो बड़ा वाला तारा है, ये भी लाल होता जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, रेड सुपर जाइंट कहते हैं। ठीक है, अब इनकी अवधि कम हो रही है, ये अब मरने की अवस्था में जा रहे हैं, धीरे धीरे आगे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये अब बुढ़ौती की अवस्था में है, ये मरने की अवस्था में जा रहे हैं। उसके बाद ये जब धीरे धीरे लाल होने लगते हैं, तो इनकी अचानक फिर क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। जब इनकी मृत्यु होती है, तो इस घटना को, जब छोटे वाले तारे होते हैं उस घटना को नोवा कहा जाता है, और जो बड़े वाले तारे होते हैं उनके मृत्यु की घटना को सुपरनोवा कहा जाता है। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। इन छोटे वाले तारे की मृत्यु घटना को नोवा, और बड़े वाले तारे की मृत्यु घटना को क्या कहा जाता है, सुपरनोवा कहा जाता है। ओके, आगे चलें। तो ये सुपरनोवा होता है और ये नोवा होता है, तो इसमें विस्फोट होता है। ठीक है, विस्फोट होता है, और उसके बाद ये लोग मर जाते हैं। और इनकी जब मरने की जो दशा होती है ना, उनको हम 3 तरह से यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, अगर ये जो विस्फोट किए, तो इनसे निकलते हैं कण। ठीक है, इनसे निकलते हैं बड़े बड़े कण विस्फोट के बाद, इनसे निकलते हैं बड़े बड़े कण विस्फोट के बाद। ओके, तो इनका साइज मैटर करता है यहाँ पे। आपने सुना होगा चंद्रशेखर लिमिट। ठीक है, चंद्रशेखर लिमिट सुना होगा, और चंद्रशेखर लिमिट में यहाँ पे आपको बताऊंगा क्या होता है। ओके, जब यहाँ पे ये विस्फोट हुआ, तो ये
यहाँ पे बहुत बड़ा पिंड इससे अलग हो गया, ठीक है, इसका साइज अलग हो गया बहुत ही बड़ा। तो ये जो साइज है ना, वो सूर्य के द्रव्यमान से अगर 1.44 गुना सीमा के अंदर है, मतलब सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना सीमा के अंदर है, तो ये बनेगा वाइट डवार्फ तारा, ठीक है, ये बनेगा वाइट डवार्फ तारा। इस बात को ध्यान रखेंगे, यानी कि श्वेत डवार्फ तारा बनता है। उसके बाद ये श्वेत डवार्फ तारा से आगे बनेगा ब्लैक डवार्फ तारा, ठीक है, ब्लैक यानी कि श्वेत, सॉरी, श्वेत से पहले ये सफ़ेद डवार्फ बनेगा, उसके बाद ये काला डवार्फ तारा बन जाएगा। यही बड़े वाले में देखेंगे तो यहाँ से भी एक बड़ा, जब ये विस्फोट होगा तो बड़ा टुकड़ा यहाँ से निकलेगा, उसके बाद ये बनता है बड़ा टुकड़ा निकलेगा। तो अगर इसका द्रव्यमान 1.44 सौरिक द्रव्यमान से 3 सौरिक द्रव्यमान के बीच होता है, ठीक है, 1.44 से लेकर 3 गुना सौरिक द्रव्यमान के बीच अगर होता है तो ये बनता है न्यूट्रॉन तारा, ठीक है, इसे पल्सर भी कहते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे, पल्सर भी कहते हैं। तो ये बनता है न्यूट्रॉन तारा। अगर 3 सौरिक द्रव्यमान से अधिक द्रव्यमान वाला टुकड़ा मिला, ठीक है, विस्फोट के बाद 3 सौरिक द्रव्यमान से अधिक द्रव्यमान वाला टुकड़ा अगर मिला तो ये बनता है ब्लैक होल, ठीक है, ब्लैक होल। और ब्लैक होल की पहचान चंद्रशेखर लिमिट से ही की गई, इसीलिए ब्लैक होल के सर्वप्रथम ब्लैक होल से संबंधित सर्वप्रथम सिद्धांत देने वाले अगर व्यक्ति पूछे तो वो होते हैं चंद्रशेखर साहब, ठीक है, डॉक्टर चंद्रशेखर साहब। इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे चलें तो ये हैं डॉक्टर चंद्रशेखर, जिनका नाम है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, और इनका जन्म भारत में हुआ था। उस समय ब्रिटिश जो प्रोविंस लाहौर हुआ करता था वहाँ पे हुआ था, लेकिन अब इस समय ये पाकिस्तान में उपस्थित है। और इनकी मृत्यु हो गई थी 1995 में और जन्म हुआ था 1910 में। 1983 में इन्हें भौतिकी का नोबेल प्राइज़ दिया था। साथ ही में जो WF फाउलर थे, इनको मतलब चंद्रशेखर साहब को और फाउलर साहब को, दोनों को संयुक्त रूप से 1983 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार यहाँ पे दिया गया था, ठीक है। तो अगर फिर से पुनः मैं अपने गैलेक्सी पे आता हूँ, जो स्पाइरल है यानी सर्पिलाकार है, उस गैलेक्सी में तमाम तारों का समूह होता है, ठीक है, तमाम तारों का समूह होता है जो एक आकृति को प्रदान करते हैं। तो इस आकृति को कहते हैं नक्षत्र, ठीक है, इस आकृति को क्या कहते हैं? नक्षत्र कहते हैं। इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। जैसे कि सप्त ऋषि वाला है, ठीक है, ये सप्त ऋषि वाला आकृति है, और ये जो नक्षत्र होता है वो तारों का समूह होता है। तो ये कई सारे तारे मिला के सप्त ऋषि का आकार देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इन सप्तऋषियों का आकार तो ये नक्षत्र कहलाएगा ही। साथ ही साथ ये सप्तऋषि एक तारे की तरफ डेडिकेट करते हैं जिसका नाम है ध्रुव तारा, ठीक है। और ध्रुव तारा को ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी से आप देखेंगे तो ये उत्तर की दिशा में दिखाई देगा। चलो फिटकू, मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ फिटकू से मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, और सवाल है ये, फिटकू तुमसे सवाल ये है कि तुमको रात के अंधेरे में एक जगह ऐसा खड़ा कर दिया जाए जहाँ पे तुमको कुछ दिखाई ना दे, ठीक है, सिर्फ तुमको नॉर्थ में, ठीक है, नॉर्थ साइड में दिखाई दे ध्रुव तारा, और तुम्हारा गांव है पूर्व साइड, ठीक है, तुम्हारा गांव है जहाँ तुम खड़ी हो वहाँ से पूरब में तुम्हारा गांव है 5 किलोमीटर, तो तुमको किस दिशा में चलना पड़ेगा? ठीक है, तो सिंपल है, यहाँ पे नॉर्थ साइड में जब ध्रुव तारा दिखाई दे रहा है और फिटकू का गांव यहाँ पे 5 किलोमीटर पूर्व, यानी कि यहाँ पे इसका गांव है, ठीक है, अगर यहाँ पे इसका गांव है तो इसको चलना पड़ेगा ध्रुव तारे को अपने बाएं साइड रख के, ये चलेगी पूर्व साइड, ठीक है, ध्रुव तारे को अपने बाएं साइड रखेगी और चलेगी पूर्व साइड, तब ये अपने घर पे क्या होगा, पहुंच जाएगी, ठीक है। तो इस तरह का प्रश्न पूछा गया था IAS, ठीक है, IAS में पूछा गया था 2012 में। तो आगे आने वाले में स्लाइड में प्रश्न को बताऊंगा। यहाँ पे आप बस इतना ध्यान रखेंगे कि जो ध्रुव तारा है वो नॉर्थ में चमकता हुआ दिखाई देता है। ओके, यहाँ पे प्रश्न का यही मकसद था, ठीक है। फिर कुछ चले आगे चले तो देखिए, अब यहाँ पे मैं जो भी प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उसको यहाँ पे मैं बताने की कोशिश करूँगा। मैं भी यहाँ पे थोड़ा बहुत, आपको तो थ्योरी यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि जो जो मैं बताया हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको समझ में आ रहा हो तो। चलिए प्रश्न को मैं यहाँ बताऊँगा। महाविश्व अगर पूछता है आपसे कि महाविश्व, देखिए ये सब प्रश्न पूछा जा चुका है एग्जाम में, ठीक है। महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है महाविस्फोट सिद्धांत, यानी कि बिग बैंग थ्योरी जो लास्ट में आई थी। ओके, आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है, तो आकाशगंगा जो हमारी आकाशगंगा है यानी कि मिल्की वे जो है, उसको वर्गीकृत किया गया किसमें? सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में इसको वर्गीकृत किया गया है हमारी जो आकाशगंगा है। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है?
मैं बताया कि ये जो आकाशगंगा होती है इसमें कम से कम 100 से लेकर 400 अरब तारे होते हैं, यानी सूर्य जैसे बहुत सारे यहाँ पे तारे होंगे। ठीक है, और यहाँ पे है हमारा सूर्य और यहीं पे होगा सौरमंडल, और ये इसका चक्कर लगाता है पूरा ना, इसका, इस गैलेक्सी का। तो इसको लग जाते हैं टोटल 25 करोड़ वर्ष। टोटल 25 करोड़ वर्ष लग जाते हैं इसको एक चक्कर लगाने में। आगे चलें तो तारों का जो रंग होता है वो किस चीज़ का सूचक होता है, ये आपको बताना है। ये भी आईएएस एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो तारों का जो रंग होता है उसके ताप को बताता है कि उसका टेम्परेचर कितना है। अगर तारों का रंग नीला कलर है, ब्लू है, तो उसका ताप हो सकता है 50,000 से लेके 25,000 केल्विन के बीच में। ठीक है, अगर तारे का जो कलर है वो ब्लू और वाइट दोनों मिक्स है तो वो हो सकता है 25,000 से लेके 10,000 केल्विन तक। ठीक है, अगर तारे का कलर पीला है तो उसका टेम्परेचर हो सकता है 10,000 से लेके 6,000 केल्विन तक। ठीक है, अगर तारे का कलर ऑरेंज है, ठीक है, तारे का कलर ऑरेंज है तो उसका टेम्परेचर हो सकता है 6,000 से लेके 4,000 केल्विन तक। ठीक है, अगर तारे का कलर रेड है अगर तारे का कलर, तो उसका टेम्परेचर हो सकता है 4,000 से लेके 3,000 केल्विन तक। ठीक है, तो आप ध्यान देंगे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर किसका होगा, जो ब्लू कलर का तारा होगा उसका होगा, और सबसे कम टेम्परेचर किस तारे का होगा, जो रेड कलर का तारा होगा उसका होगा। तो यहाँ पे पूछा है तारे का जो रंग होता है वो किस चीज़ को डिनोट करता है, तो उसका सही जवाब है उसके ताप को, यानी उसके टेम्परेचर को यहाँ पे बताता है। अब आगे चलें तो वो सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं तो वो क्या कहलाती है, तो इसका सही जवाब है वो चंद्रशेखर सीमा कहलाती है। चंद्रशेखर सीमा ही ये बताती है कि तारे जब पैदा होते हैं फिर उसमें डेवलपमेंट होती है, बड़े होते हैं, ठीक है, वो बड़े हो गए, जवान हो गए, वहाँ पे यहाँ पे फिर बूढ़े होने लगते हैं, इनमें इनका जो प्रकाश होता है वो कम होने लगता है, इसका जो तेज होता है वो कम होने लगता है, ये अंदर से खोखले होने लगते हैं, इनकी सतह जो होती है वो ढीली ढाली पड़ने लगती है जैसे बढ़ोतरी में होता है। ठीक है, तो उसके बाद अंत में क्या होते हैं, विस्फोट करके मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, और इनकी सीमा बताया 1.14, ये सब इनकी चंद से कम लिमिट वाली जो मैं अभी आपको यहाँ पे दिखाया था। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, एक मिनट, हाँ, ये जो लिमिट में दिखाया था तो उससे संबंधित ये प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, हाँ, ये वो सीमा जिसके बाद तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाती है, चंद्रशेखर सीमा कहलाती है। ओके, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे चलें, श्याम वीवर क्या है। ठीक है, श्याम वीवर क्या है, अगर इसका इंग्लिश सुनेंगे आप तो समझ जाएंगे क्या है। तो ये ब्लैक होल को हिंदी में बोला जाता है श्याम वीवर, ब्लैक होल को हिंदी में बोला जाता है श्याम वीवर। और श्याम वीवर होता है तो एक सिमट गया तारा, यानी कि जो मृत्यु को प्राप्त हो गया तारा है। यहाँ पे तारा क्या हुआ, बड़े जो आकार वाले तारे हैं ये सुपर जाइंट बने, उसके बाद इसमें सुपरनोवा जैसा विस्फोट होता है, उसके बाद ये ब्लैक होल में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, और इनका सौरयुग द्रव्यमान जो होता है वो 3 सौरयुग द्रव्यमान से ज़्यादा होता है, 3 गुना सौरयुग द्रव्यमान से ज़्यादा होता है। ठीक है, आगे चलें तो तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना कौन है, ये आपको बताना है। क्या तारों के कारण ओजोन छिद्र होता है, नहीं होता है। क्या इंद्रधनुष, नहीं। क्या कृष्ण विवर यानी कि ब्लैक होल, हाँ, ये होता है। ठीक है, तो तारों के कारण घटित घटित घटना निम्नलिखित में से क्या है, कृष्ण विवर है, यानी कि ब्लैक होल है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, ये सब एग्जाम में पूछा जा चुका है। धूमकेतु क्या होता है, धूमकेतु को भी यहाँ पे देख लीजिए। धूमकेतु जो होता है ना वो सूर्य का चक्कर लगाता है ग्रहों के साथ। ये धूल धक्कड़ वाले कण होते हैं जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं ग्रहों के साथ, उन्हें हम क्या कहते हैं, धूमकेतु कहते हैं। तो अगर ब्लैक होल की यहाँ पे बात हो रही है तो एक बात यहाँ पे समझ लीजिए, ब्लैक होल जो होता है ना वो दिखाई नहीं देता है। अब कहेंगे सर दिखाई नहीं देता, कैसे पहचान उसकी की जाती है, उसमें जिस देखिए इतना अत्यधिक उच्च घनत्व होता है ब्लैक होल में, इतना अत्यधिक उच्च घनत्व होता है कि वो प्रकाश की किरण को भी अपने तरफ खींच लेता है और अपने अंदर समाहित कर लेता है। और आपको पता है कि जब तक किसी वस्तु पर प्रकाश की किरण न पड़े और वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में न आए तब तक हम उसको देख नहीं पाते हैं। तो कहेंगे सर जी कैसे दिखाई देता है, फिर मैं बता रहा हूँ कैसे दिखाई देता है। देखिए, जब ब्लैक होल जैसे कि मान लीजिए, सॉरी एक मिनट, सॉरी, हाँ, सॉरी, हाँ, ये यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ब्लैक होल वाली घटना देखिए, जैसे कि ये सुपरनोवा बना। ओके, ये जो सुपर जाइंट तारा था ये टूटा और इसका भी एक बड़ा टुकड़ा जाके ब्लैक होल बन गया। इसमें इतना उच्च घनत्व होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे, इस शब्द को भी ध्यान रखेंगे, मैं जो उच्च घनत्व शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ इसमें इतना हाई डेंसिटी होती है, यानी उच्च घनत्व होता है कि ये अपने पास से गुजरने वाली हर एक चीज़ को अपने अंदर खींच लेता है, यहाँ तक कि प्रकाश की किरण को भी ये नहीं जाने देता है। तो आप कैसे देख पाएंगे उसको, तो कैसे पता लगता है सर जी कि ये ब्लैक होल है,
पता इसलिए लगता है कि इसके आसपास की जो एरिया होती है ना, इसके आसपास के जो एरिया में हलचल होती है, वहाँ पे ऐसा दिखाई देगा कि यहाँ पे तो प्रकाश है, यहाँ पे प्रकाश क्यों नहीं है, यहाँ पे तो ये तारे टिमटिमा रहे हैं, यहाँ क्यों नहीं टिमटिमा रहे हैं। तो ये अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पे क्या है, ब्लैक होल है। क्योंकि यहाँ पे तो प्रकाश को भी ये खींच ले रहा है और यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, ब्लैक होल हो सकता है। ऐसा अनुमान ऐसे लगाया जाता है। ठीक है, आगे चले। तो ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता। अभी मैंने बताया कि ये प्रकाश की किरण को भी क्या करता है, अपने अंदर समाहित कर लेता है। तो इसका सही जवाब है किस कारण, मतलब ये कौन से गुण के कारण ऐसा कर पाता है, तो ये है बहुत उच्च घनत्व, हाई डेंसिटी होने के कारण ये ऐसा कर पाता है। आगे चलें। ब्लैक होल सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था, तो ब्लैक होल सिद्धांत को सर्वप्रथम एस चंद्रशेखर ने प्रतिपादित किया था, चंद्रशेखर लिमिट के द्वारा। ओके। सुपरनोवा किसे कहते हैं, ये वाले देखिए फिर से यहाँ पे एक तारा जो है जन्म लेता है, ये प्रोसेस है, ये बड़ा वाला तारा है। ठीक है, ये बड़ा वाला तारा है जो जन्म लिया, उसके बाद ये रेड सुपर जाइंट बना, उसके बाद इसमें विस्फोट होता है। तो ये क्या होता है, विस्फोट होता है यानी कि मर जाता है। तो यानी एक सुपरनोवा एक मृत प्राय तारा की घटना है। ठीक है, जब तारा मरता है तो उसे क्या कहते हैं, बड़ा बड़ा तारा मरता है तो उसे कहते हैं सुपरनोवा। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल है, तो हमारे अंतरिक्ष में ये बताया जा रहा है कि हमारे अंतरिक्ष में 88 तारामंडल है, यानी कि 88 तारामंडल है। और किसने बताया, इंटरनेशनल जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है उसने कहा कि हमारे जो आकाशगंगा एक मिनट कि हमारा जो अंतरिक्ष है उसमें 88 तारामंडल है। अब कहेंगे कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन क्या है, तो ये देखिए इसकी स्थापना 1919 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर आपको पेरिस फ्रांस में देखने को मिलेगा। और स्थापना इसकी बेल्जियम में हुई थी, लेकिन हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में देखने को मिलता है और इसमें भारत भी मेंबर है इसका। आगे चले। तो निम्नलिखित में से कौन सी खगोलीय वस्तु नहीं है, तो क्या क्वासर है खगोलीय वस्तु, हाँ क्वासर है, ये खगोलीय वस्तु यानी कि अंतरिक्ष से संबंधित वस्तु है। भंगुर तारा भी अंतरिक्ष से संबंधित वस्तु है। पल्सर भी है। कृष्ण मास्टर नहीं है। देखिए कृष्ण अगर वीवर होता तो हो जाता, क्योंकि कृष्ण वीवर यानी कि ब्लैक होल की बात होती है, ये कृष्ण मास्टर शब्द इस्तेमाल किया तो यहाँ पे ये नहीं होगा। इस विज्ञान में पूछा जा चुका प्रश्न है। ओके, आगे चले। तो निम्नांकित में से कौन अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है, तो इसका सही जवाब है ब्रिटल स्टार नहीं पाया जाता है। ब्लैक होल तो होता है अंतरिक्ष में, पल्सर भी होता है, क्वासर भी होता है, ब्रिटल स्टार अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है। आगे चलें। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह क्या कहलाता है, तो एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह नक्षत्र कहलाता है। क्योंकि अगर कोई वो तारा मान लीजिए यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, ठीक है, तो ये अगर कोई आकृति प्रदान कर दे, ये अगर कोई आकृति प्रदान कर दे तो इसे हम बोलते हैं नक्षत्र। ठीक है, बोलते हैं नक्षत्र यानी ताराओं का समूह। हब्बल अंतरिक्ष टेलीस्कोप ने पहली बार एक दूरस्थ तारे की सतह की छाया भेजी, उस तारे का नाम क्या था, तो बीटलग्यूस। ये पहला ऐसा तारा था जो सूर्य के अलावा हमारे आसपास दिखाई दिया, जिसका नाम था बीटलग्यूस तारा। ओके, तो फिलहाल आज के क्लास में इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। यहाँ पे मैं आपको ब्रह्मांड से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है उसको बताने की कोशिश किया हूँ, और उससे संबंधित जो भी थ्योरी थी, बेसिक चीज़, उसको मैं यहाँ पे बताने की कोशिश किया हूँ। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं अगले वीडियो में फिटकू का क्या प्रॉब्लम है, उसको वहाँ पे सॉल्व करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।